गुड मॉर्निंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल आपके बीच में एक सूचना रखी थी कि हम लोग आज इन दो विषयों पर बात करेंगे। पहला विषय है कि आज से 2 दिन पहले आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक अपने देश के नाम दिया। उस संदेश के बारे में थोड़ा सा, और दूसरा जो कोरोना वायरस को लेकर जो पूरा एक कैंपेन चल रहा है पूरी दुनिया में, उसमें कौन सी नई चीजें अभी सामने आई हैं उनको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये 2 चीजें हैं बेसिकली। पहले तो मैं इस बात के लिए आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक खास तरह की भाषा, क्योंकि मैंने कभी उनके बारे में पब्लिक डोमेन में बोला नहीं है, मैं पहली बार बोल रहा हूं। लिखता मैं बहुत रहा हूं उनके बारे में। मोहन भागवत जी के वक्तव्य की एक खूबी है, वो खूबी है कि वे बहुत ही साधारण सिंपल सी भाषा में बोलते हैं, और ये सचमुच में बहुत अच्छी चीज है। और ये जो भाषा है, जिस भाषा में बोलते हैं, आप ध्यान दें, नरेंद्र मोदी के जो इधर भाषण हुए, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके जो इधर भाषण हुए हैं, उन भाषणों की भी भाषा तकरीबन वही है। अब पता नहीं कि मोहन भागवत की भाषा का वो अनुकरण कर रहे हैं या मोहन भागवत नरेंद्र मोदी की भाषा का अनुकरण कर रहे हैं, ये पता नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री के तौर पर जो भाषण जो कि इधर आए, खासतौर लॉकडाउन के बाद और लॉकडाउन के दौरान, वो सारे के सारे भाषण और उनकी भाषा वही है जो मोहन भागवत के की भाषा है। और ये एक मतलब जिसे कहें कि सुखद संयोग है कि वे आरएसएस के अपने सरसंघ चालक की भाषा का अपने व्यवहार में, अपनी वक्तृता में इस्तेमाल करते हैं, और वे अपने अंदर के बहुत सारे जो दुर्गुण हैं उन्हें सामने नहीं आने देते। दूसरी टिप्पणी मेरी है कि जब ये जो दोनों लोग हैं, मतलब मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, कहने के लिए इनकी 2 पहचान है, एक प्रधानमंत्री और एक सरसंघ चालक है। एक की संविधान के प्रति जवाबदेही है, दूसरे की संविधान के प्रति जवाबदेही नहीं है, बल्कि किसी के प्रति जवाबदेही नहीं है। इन दोनों के बीच में एक दूसरा कॉमन फैक्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग कभी उनके जो भाषण हैं इंटरनेट पर उन्हें पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। इन दोनों की खूबी क्या है कि ये दोनों कॉमन सेंस की ग्राउंड पर बोलते हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक की भाषा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बीच में जो भाषण हुए हैं, खासतौर पर लॉकडाउन और लॉकडाउन के बाद जो भाषण हुए, इनकी भाषा का जो ढांचा है वो एकदम कॉमन सेंस पर आधारित है। वो सिर्फ कॉमन सेंस की बात करते हैं और कॉमन सेंस से आगे नहीं जाते। और ये जो उनका जो पहलू है, ये पहलू बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस पर सोचने की जरूरत है कि जब देश में बहुत बड़े पैमाने पर क्राइसिस हो, जो कि अभी है, तो उस क्राइसिस में क्या कॉमन सेंस की भाषा से मदद मिलती है? क्या इस संकट की जटिलताओं को आप कॉमन सेंस के जरिए खोलकर देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कॉमन सेंस की भाषा जिसका के सरसंघ चालक ने इस्तेमाल किया है और जिसका अनुकरण नरेंद्र मोदी करते हैं, ये दोनों ही व्यक्तियों की है कॉमन सेंस की भाषा। इस कॉमन सेंस की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप सुनने वाले को जटिलताओं से दूर ले जाते हैं। वो किसी भी समस्या की जटिलता, उसकी संश्लिष्टता उनके चक्कर में पड़ता ही नहीं है। आपको लगेगा कि बहुत सिंपल ढंग से चीजें चलती हैं और बहुत सिंपल ढंग से सोचना चाहिए और बहुत सिंपल समाधान होते हैं चीजों के। वास्तविकता यह नहीं है।
वास्तविकता यह है कि जीवन में कोई भी समस्या, और ये तो अभी विराट समस्या है, कोरोना वायरस और उसका संक्रमण, उसके द्वारा जो हमारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया गया, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये खाली नरेंद्र मोदी की और आरएसएस की समस्या नहीं है, बल्कि पूरे देश की समस्या है। नरेंद्र मोदी और आरएसएस के भाषणों, प्रमुख के भाषणों की विशेषता यही है कि वे इस समस्या पर मिट्टी डालने का काम करते हैं, और यही कॉमन सेंस का काम है कि कॉमन सेंस आपको जटिलताओं की तरफ देखने नहीं देता, और हर चीज इजी गोइंग, सहज भाव से लो, सहज चलो, सहज देखो, सब कुछ ठीक होगा। नहीं, राष्ट्र संकट है, वह का संकट नहीं है, बल्कि कॉमन सेंस तो उस संकट। ये जो मोहन भागवत जी की जो भाषा है, नरेंद्र मोदी की जो भाषा है, इस भाषा के अंदर जो छिपा हुआ जो ये जो रहस्य है, इस रहस्य को उद्घाटित करने की जरूरत है। हम में से अधिकतर लोग इनकी भाषा के बारे में बात नहीं करते। मैं तो साहित्य का विद्यार्थी हूं, तो मुझे भाषा के बारे में बात करने में ज्यादा अच्छा लगता है। मैं पहले देखता था दूसरे ढंग से, अभी भी देखता हूं, लेकिन क्राइसिस में जब आप हो तो कॉमन सेंस की भाषा वो मदद नहीं करती, बल्कि वो नुकसान करती है। तो मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप कॉमन सेंस में न तो सोचें और न कॉमन सेंस की भाषा का इस्तेमाल करें। राष्ट्र के विकास के स्तर को कॉमन सेंस यानी सामान्य चेतना के स्तर पर नहीं लाया जा सकता। जटिलताओं को कॉमन सेंस में रिड्यूस नहीं किया जा सकता। जब आप कॉमन सेंस के आड़ में इन सबको छिपाने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब है कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ी कोई चीज चल रही जो छुपाई जा रही है। कॉमन सेंस की जरूरत कब पड़ती है? कौन लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं? या तो अज्ञानी लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं, या धूर्त लोग कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर ये ना धूर्त है ना अज्ञानी है, बल्कि शातिर लोग हैं, बहुत तेज लोग हैं, ये सरकार चला रहे हैं। इसलिए जब सरकार के चलाने वाले लोग और सरकार को संचालित करने वाले लोग जब कॉमन सेंस की भाषा बोलते हैं, तो निश्चित तौर पर चिंता होती है, बड़ी चिंता होती है। एक और चीज है, मैंने क्यों चुना इसे, मैंने आरएसएस के प्रमुख के बारे में बोलने के लिए क्यों चुना इस विषय को? मैंने पहले कभी नहीं, क्यों नहीं चुना? आप जान लीजिए कि पिछले 7-8 साल में, 10 साल में एक चीज बदली है। एक जमाना था कि आरएसएस को हिंदुस्तान की सरकार नियंत्रित करती थी, और अभी आरएसएस हिंदुस्तान की सरकार को नियंत्रित करता है और चलाता है, और यह बहुत बड़ा फर्क है। एक जमाना था कि हिंदुस्तान की जनता से आरएसएस डरता था, और अब पैराडाइम शिफ्ट है, हिंदुस्तान की जनता आरएसएस से डरती है, उसकी हां में हां मिलाती है। तो आरएसएस प्रमुख की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए और एकदम विश्लेषित करके देखना चाहिए कि वो जो बोल रहे हैं उसमें क्या बोल रहे हैं वो। क्योंकि आरएसएस अब एक संगठन नहीं है, बल्कि वह आपके दिमाग पर शासन करने वाला संगठन है। उसने आपके दिमाग पर ताले डाले हुए हैं, वो जैसे चाहता है वैसे सोचने के लिए आपको मजबूर करता है, और यह बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। इसलिए मैंने मोहन भागवत के भाषण के बारे में बोलने का निर्णय लिया। यह चुनौती पहले कभी नहीं थी, यह चुनौती बढ़ी है, घटी नहीं है। अब जान लीजिए कि कोई भी कोर्ट का वो भी आरएसएस के बारे में बोलने जज,
आरएसएस ने सारे पढ़ने लिखने वाले लोगों की दिमाग के अंदर कील ठोक दी है। डरे हुए हैं लोग, किसी को प्यार से डराया है, किसी को धमका के डराया है, किसी को सत्ता के आतंक से डराया है, किसी को कानून के आतंक से डराया है, किसी को अपने संगठन के आतंक से डराया है, और एक खास तरह का डर पैदा कर दिया। और यह स्थिति पैदा कर दी है कि अब हम जैसे सोचते हैं, जहां से सोचते हैं वैसे सोचो, अगर नहीं सोचोगे तो तय मान लो, तय मान लो क्या होगा। मेरा मानना है कि आप आरएसएस के प्रमुख के भाषण को गंभीरता से लें, आप उसे कैजुअली न लें। आरएसएस के लोग जिस भाषा में बोलते हैं और जो बोलते हैं उसे गंभीरता से लें, क्योंकि वे अब आपके दिमाग में घुस चुके हैं। कल तक वे दिमाग के बाहर थे, खाली संगठन था, वो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन था, एक पॉलिटिकल वो काम करते थे, वो दंगे में शामिल भी होते थे, नहीं भी होते थे, करप्शन करते थे, नहीं भी करते थे, ये सारी चीजें चलती थी, लेकिन वो आपके दिमाग के बाहर थे। लेकिन आज वो दिमाग के अंदर घुस गए हैं। वो आपकी आज धमनियों को, नसों को उत्तेजित और उद्वेलित करते हैं। आप उन्हें कम करके मत देखिए, कैजुअली मत लीजिए। ये कैजुअली लिया है ना 70 साल, ये कैजुअली लिया है। आज स्थिति है कि वह एकदम सिर पर सवार हैं। कॉमन सेंस कैसा है, देखिए मजेदार बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपने ध्यान दिया हो, नरेंद्र मोदी भी अभी बोल की बात होता है ना, स्क्रिप्ट राइटर एक ही जैसे होते हैं, विचार भी एक जैसे होते हैं। हो सकता है स्क्रिप्ट राइटर कोई ना हो, दोनों के मन में अपने स्वतंत्र विचार आए हों और एक ही जैसे विचार आ सकते हैं, क्योंकि वे एक ही नजरिए से, एक ही पर्सपेक्टिव। नरेंद्र मोदी ने भी एक ही समाधान दिया था कि कोरोना वायरस से निकलने का एक ही समाधान है, अभी जो आप जो संकट में फंसे हुए हैं, और अपने इम्यून को मजबूत करने का एक ही समाधान है, योगा करो। और मोहन भागवत के पास में यही समाधान है, योगा करो, इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा। योग है, योग के कई आसन है। अच्छा बताइए आप, मूर्खता की भी एक सीमा होती है। जो कोरोना पैदा हुआ अब, और कोरोना के लिए आसन तैयार हो गए पहले से। मैं जरा पूछूं इनसे कि अगर खाना न मिले और योगा करते रहें तो बचेगा शरीर में कुछ? जब दुकानें बंद हों, सुन लीजिए आप, मैं बहुत साफ कह रहा हूं, मैं उन मिडिल क्लास के लोगों से भी कहना चाहता हूं जो आरएसएस की पत्तल में खाना खाते हैं। अभी तो दुकानें बंद है ना, अभी परचेज करके भी नहीं ला सकते बाजार से कुछ भी। पता करो कि पिछले 40 दिन में, 35 दिन में जो ये लॉकडाउन चल रहा है, इसमें लोगों ने कितना पौष्टिक खाना खाया। अरे जब दुकान से बंद पड़ी है, कोई बिक्री नहीं हुई है, तो पौष्टिक खाना आएगा कहां से? फ्रिज से आएगा निकल के? लोगों के घर में गाय बंधी हुई है। किस इल्यूजन में रह रहे हैं हम लोग? मध्य वर्ग के खाए पिए अघाए लोग भी पौष्टिक खाने से वंचित हैं अभी फिलहाल, क्योंकि वो 40 दिन से, 35 दिन से, 30 दिन से घर में बंद हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वो लोग। उन लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी या घटेगी? आपने क्या किया है? वे जो 60-70 करोड़ लोग जो गरीब लोग हैं, उन गरीब लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी या घटेगी इस बीच में, जिनके पास खाना नहीं है? योगा करके बढ़ेगी उनकी।
जानते हैं कॉमन सेंस की भाषा का, कॉमन सेंस की मनोदशा का, कॉमन सेंस की जो चेतना का स्तर क्या होता है? कि आप कुछ भी बोल दीजिए, कैसा भी बोल दीजिए, बस लो लेवल का रहना चाहिए। योगा लो लेवल की चेतना का हिस्सा है, योगा हाई लेवल की चेतना का हिस्सा नहीं है। योगा करो, जब लोग घर के बाहर नहीं जा पाएंगे, लोग खुली हवा में सांस नहीं ले पाएंगे, घूम नहीं पाएंगे, तो उनकी हेल्थ बनेगी या बिगड़ेगी? हिंदुस्तान के अधिकतर लोग, मध्य वर्ग के लोग फ्लैट में रहते हैं जो बंद डिब्बे हैं, उनमें कितनी हवा है हमें मालूम है। सो प्लीज मेरी आपसे विनती है कि आप कॉमन सेंस की भाषा में सोचना बंद कर दीजिए और कॉमन सेंस की भाषा में बोलना बंद कर दीजिए। आप अपनी चेतना को ऊपर उठाइए, कॉमन सेंस से ऊपर उठाइए। आपको अगर सभ्यता का विकास करना है, संस्कृति का विकास करना है, तो कॉमन सेंस से ऊपर उठना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। मैं साहित्य पढ़ाता हूं ना, आप ये बताइए मुझे कि एक साधारण आदमी को साहित्य पढ़ाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? आमतौर पर लोग क्या कहते हैं? आमतौर पर लोग यह कहते हैं कि बात ऐसी कही जानी चाहिए, ऐसी भाषा में कही जानी चाहिए और वह कही जानी चाहिए जो कि साधारण आदमी के, लो लेवल के आदमी को भी समझ में आ जाए। और यह कहते हुए लोग यह मांग करते हैं कि आप अपनी चेतना के स्तर को कॉमन सेंस की चेतना के स्तर पर उतार कर लाएं और साहित्य की चेतना को कॉमन सेंस की चेतना के स्तर पर उतार कर लाएं। मैं ऐसे लोगों से विनम्रता से कहना चाहता हूं कि साहित्य की चेतना कॉमन सेंस की चेतना नहीं है। साहित्य का काम, साहित्यकार का काम, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों का काम यह नहीं है कि लोगों में कॉमन सेंस की चेतना पैदा करें, बल्कि यह कॉमन सेंस की चेतना से उन्हें विकसित चेतना की तरफ लेकर जाएं। जो कॉमन सेंस की चेतना है उसे ऊंचा उठा के साहित्य चेतना पैदा करें। अगर उसके अंदर साहित्य चेतना पैदा नहीं करेंगे तो वह साहित्य का आस्वाद नहीं ले सकता। अगर इसकी लैंग्वेज में बात, जो मोहन भागवत, मोदी जी हैं, इन दोनों की ब्यूटी क्या है कि ये कॉमन सेंस की भाषा में बात करके राजनीति में राजनीति करना चाहते हैं। कर रहे हैं राजनीति, जिम्मेदारी है देश की, लेकिन राजनीति में बात नहीं करेंगे, अराजनीतिक बातें करेंगे। आप पिछले दिन के चारों पांचों भाषण नरेंद्र मोदी को उठाइए और आज ये जो 2 दिन पहले जो मोहन भागवत जी ने भाषण दिया उसे उठाइए, आपको साफ पता चलेगा कि इस पूरे के पूरे भाषणों की एक ही स्क्रिप्ट है, नो पॉलिटिक्स। क्या यह संभव है कि कोरोना के बारे में बात की जाए, देश में संकट के बारे में बात की जाए और कोई पॉलिटिकल बात ना हो? क्या यह संभव है? यह अराजनीति की राजनीति जो कॉमन सेंस की आवरण में आ रही है, यह बहुत खतरनाक है। यह बहुत खतरनाक है। यह बहुत ही सुचिंतित ढंग से, यह बहुत ही सुचिंतित ढंग से गधे को और अच्छा गधा बनाने का काम करती है। मैं शिक्षक रहा हूं, मैंने 3 दशक तक पढ़ाया है लोगों को। मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मेरी क्लास में जो विद्यार्थी, एमए का विद्यार्थी आए, उसकी चेतना का स्तर ऊपर उठे। ऐसा ना हो कि मेरी भी चेतना का स्तर जो है वो एमए के विद्यार्थियों जैसा हो जाए। मैं अपनी कह सकता हूं, मैं दूसरों की नहीं जानता। मेरा अपना अनुभव यह है कि मैं जब क्लास लेता था तो क्लास लेने का मतलब आप समझ लीजिए कि मेरी क्लास में विद्यार्थी जब एक बार आया तो वो फिर दोबारा मिस नहीं करता था। अगर किसी वजह से क्लास उसकी छूट जाती थी तो वो छटपटाता था, झगड़ा करता था, सर मेरी क्लास छूट गई। क्यों? क्योंकि मैंने कभी उसके कॉमन सेंस को एड्रेस नहीं किया।
आज समझ में नहीं आई, कल समझ में नहीं आई, 2 दिन बाद समझ में आएगी, 6 महीने बाद समझ में आएगी, लेकिन उसे अपनी चेतना का स्तर ऊंचा उठाना होगा। ये जो कॉमन सेंस की भाषा है, ये एकदम नीचे और नीचे चेतना के स्तर को ले जाती है, और इससे आप देश की जटिलताओं को नहीं समझ पाते। लोगों को बहुत अच्छा लगता है इसमें, क्योंकि उससे कोई डिस्टरबेंस नहीं होती, अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी है जिसका विरोध किया जाए। विरोध उसका नहीं है, विरोध इस बात का है कि आप ये कॉमन सेंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं। कॉमन सेंस फासिस्ट संगठनों का, फासिस्ट आइडियोलॉजी का सबसे मारक सेंस रहा है। मुझे मौका लगा तो कभी बाद में उस पर बात करूंगा, मैं अभी इसमें डाइवर्ट नहीं करना चाहता। कल संघ के प्रमुख ने क्या कहा? अब कोरोना से लड़ने की समस्या जानते हैं, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक समस्या नहीं है। मोहन भागवत जी के अनुसार सबसे बड़ी समस्या है क्या है? परिवार के संस्कार, जीवन शैली की समस्या, परिवार के संस्कार। अरे मोहन भागवत जी, हिंदुस्तान का जो 70 करोड़ 60 करोड़ किसान है, वो खेती के अलावा कोई कल्चर नहीं जानता। वो सिर्फ एग्रीकल्चर जानता है और कुछ नहीं जानता। उसका कोई कल्चर नहीं है, उसका कोई संस्कार नहीं है। आप हाथ धोते हैं कि नहीं धोते हैं, आप लेटरिन साफ करते हैं, पानी से साफ करते हैं, कागज से साफ करते हैं, इससे क्या लेना देना? आप गायत्री मंत्र हैं या अल्लाह की नमाज पढ़ते हैं, इससे क्या आने जाने वाला है? आप अच्छा नास्तिक भी हो सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है इससे? धर्म बदल लेंगे इससे? हिंदू धर्म छोड़ देंगे आप लोग? कोरोना से लड़ने की समस्या संस्कार के और घर के वातावरण की समस्या नहीं है खाली। यह कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि बात तो सही कही है, हमारे संस्कार, हमारी आदत बिगड़ गई है, इसलिए हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। अरे आपने मानवीय अस्तित्व के लायक न्यूनतम भौतिक सुविधाएं समाज में मुहैया नहीं कराई हैं, इसकी वजह से लोग दुर्दशापूर्ण जिंदगी जी रहे हैं। आपने कभी मानवीय अस्तित्व की रक्षा के जो बुनियादी सवाल नहीं उठाए। अभी मानवीय अस्तित्व की रक्षा का बुनियादी सवाल कौन सा है? अभी एक ही सवाल है, जान लीजिए आप, सबको मारिए गोली। ये जो माइग्रेटेड मजदूर, जो कि कई लाख की संख्या में हर राज्य में पड़े हुए हैं, जो अपने घर जाना चाहते हैं, जो एकदम बिल्कुल बेहाल पड़े हुए हैं, किसे समझाना चाहता हूं? घर की कल्चर, घर का वातावरण, और इस वातावरण के जरिए आप किसका सामना करेंगे? मान लो आपके घर में बहुत अच्छी कल्चर हो, आप बहुत अच्छा हाथ पैर धोते हो, रोज भगवान की पूजा करते हो और त्रिकाल संध्या करते हो, अच्छे ब्राह्मण हो, सब कुछ ठीक हो, आपका विश्व का मुकाबला कर लेंगे इससे? एक सीमा होती है मूर्खता की और मूर्खतापूर्ण तर्कों की। भारत में जितने परिवार होंगे उतने ही किस्म की कल्चर होगी। ये परिवारों की कल्चर एक जैसी नहीं होती। भारत में अगर 130 करोड़ लोग रहते हो तो 130 करोड़ लोगों के 130 करोड़ नजरिए होंगे, एक नजरिया नहीं होगा। ये कोई एक रसायन नहीं है कि कोई पेंट लाइए और पेंट कर दीजिए। कल्चर कोई ऐसा रसायन नहीं है जो बस घर में पैदा हो जाएगा। उसके पैदा होने के लिए एक सामान्य मानवीय अस्तित्व की रक्षा की भौतिक वस्तुओं की जरूरत होती है। संस्कार किससे बनते हैं? इच्छा से नहीं बनते। संस्कार के लिए किस चीज की जरूरत होती है? भौतिक अस्तित्व सुरक्षित करने की जरूरत होती है। आपके पास भौतिक वस्तुएं होनी चाहिए।
अभी सबसे बड़ी चुनौती संस्कार की नहीं है, भौतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए न्यूनतम चीजों की जरूरत कैसे पूरी की जाए, उसकी दरकार है। मोहन भागवत को संस्कार पड़े हुए हैं। वो कुतर्क देखिए, क्या चाहिए ऐसी चीज। उनका तर्क ये है, उनके भाषण में है ये, मैंने अपने फेसबुक पर जो कि आरएसएस देता रहा है, कोरोना क्या चाहिए, अनुशासन। अरे मोहन, सामान्य नागरिक ज्यादा अनुशासित ढंग से जीते हैं, लेकिन तबाही आप जान लीजिए, किसी भी विकसित पूंजीवादी मुल्क में जाइए, वहां सामान्य से नागरिक के लिए जो कानून है उनका नागरिक पालन करता है। वहां ट्रैफिक पुलिस के बिना लोग चलते हैं और कहीं लाल बत्ती क्रॉस नहीं करते। सख्त अनुशासन है, अगर जो अनुशासन तोड़ता है उस पर मोटा फाइन होता है। हमारे यहां अभी कह रही है ना, थूकने पर फाइन लगा देंगे 1000 रुपया। आप सिंगापुर में जाइए, आप थूक के दिखाइए, और ये पहले से फाइन है, अनेक देशों में फाइन है। पूंजीवादी मुल्क, विकसित पूंजीवादी मुल्क अनुशासित समाज बनाने के लिए ही जाने जाते हैं, और आज वहां बिल्कुल रायता फैला हुआ है। कोरोना वायरस ने बिल्कुल रोक के रख दिया है। आपके यहां जितनी कल्चर है ना, ईसाई परिवारों में उससे बेहतर कल्चर है, मुस्लिम परिवारों में उससे भी ज्यादा अच्छी कल्चर है। सऊदी अरब के प्रिंस को नहीं छोड़ा, कल्चर नहीं है इनके यहां, डिसिप्लिन नहीं है इनके यहां। ये क्या बेहुदे कॉमन सेंस के जो दिए जा रहे हैं और हमारे जहन में उतारे जा रहे हैं। और किस लिए उतारे जा रहे हैं कि बेटा बेटा लाइन पे आ जा, डिसिप्लिन। कौन लोग विरोध कर रहे हैं? बोलना नहीं भूले, वो बोलना नहीं भूले। हिंदुस्तान में टुकड़े टुकड़े गैंग के नाम से किसे बदनाम किया है आरएसएस ने? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्रों को, वामपंथियों को। अभी भी अपना वामपंथ विरोधी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय विरोधी रुख छोड़ने के लिए तैयार नहीं है आप इस महासंकट की स्थिति में। शर्म आनी चाहिए। आप एक 5 मिनट का भी वक्तव्य देने जाते हैं तो आपको लगता है कि कम्युनिस्टों को गाली देनी चाहिए। मैं मोहन भागवत जी से और उनके अनुयायियों से सीधे चैलेंज करता हूं कि वो बताएं कि केरल की गवर्नमेंट से बेहतर उनकी यूपी की सरकार काम कर रही है क्या? क्या वियतनाम की कम्युनिस्ट सरकार से बेहतर भारत की सरकार काम कर रही है, जहां नरेंद्र मोदी 6 साल से शासन कर रहे हैं, एक छत्र राज्य उनका? जी नहीं। वियतनाम की बहुत बड़ी सीमा मिली हुई है चीन से। उन्होंने रोका है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। कम्युनिस्टों का कैलिबर देखना चाहते हैं ना आप? टुकड़े टुकड़े गैंग का कैलिबर देखना चाहते हैं तो देखिए, क्यूबा को देखिए, आप केरल को देखिए, वियतनाम को देखिए। आप क्यूबा में क्यूबा के डॉक्टर जिस दिन से इटली में घुसे हैं, इटली में कहर पर उन्होंने बिल्कुल एकदम नकेल डाल दी है। मौका लगेगा तो इस पर बात करूंगा मैं। 50,000 डॉक्टर अभी 68 देशों में काम कर रहे हैं क्यूबा के इस महामारी में। ये कम्युनिस्ट हैं।
मोहन भागवत बताएं कि कौन सा उनका जो है राष्ट्रभक्त गैंग पूरे देश में काम कर रहा है। मोहन भागवत का आरएसएस के लोगों के लिए क्या संदेश था कि इस कोरोना महामारी के बीच में, जनता के बीच में क्या करें। और दूर क्यों जाना चाहते हैं आप? अभी 5 दिन 6 दिन पहले ही घटना है। ममता बनर्जी जब सुन नहीं रही है, ममता बनर्जी लोगों के साथ में भेदभाव कर रही है इलाज के समय, तो पश्चिम बंगाल में लेफ्ट फ्रंट का चेयरमैन 25 लोग साथ लेके, ज्यादा लोग नहीं थे, 25 लोग साथ लेके रोड पर निकला कि हम प्रतिवाद करना चाहते हैं कि ये ऐसे नहीं महामारी संभाली जाएगी। कम्युनिस्ट हिंदुस्तान की जनता को दिलो जान से प्यार करते हैं। वो हिंदुस्तान की जनता के दिलों को तोड़ना नहीं, जोड़ना जानते हैं। कितनी घृणा भरी हुई है आरएसएस के प्रमुख के जेएन में टुकड़े टुकड़े गैंग। अरे कम से कम इस दौर में जब महामारी फैली हुई है तो कम से कम लोगों के प्रति घृणा के शब्द बोलने बंद कर दो। और तुम बोलोगे तो हम भी बोलेंगे, यह तय है। मेरे ऊपर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कर्ज है। मैं जो कुछ बनाऊं ना जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की कीमत पर बनाऊं। मेरे लिए असहनीय है कि कोई ये कहे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। एक अन्य चीज और आखिरी चीज इस पूरे प्रसंग में, मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारी भावना सहयोग की रहेगी, विरोध रहेगी तो वो नरेंद्र मोदी सरकार को सीधे कहें कि वो राज्य सरकारों की जो डिमांड आती है उन पर रैशनल ढंग से निर्णय लें। राज्य सरकारों के साथ में राजनीतिक भेदभाव न करें। हिंदुस्तान को राज्य सरकारें चला रही हैं, केंद्र सरकार है तो राज्य सरकारें भी हैं। राज्य सरकारों के पास में उनके हिस्से के पैसे नहीं पहुंचे हैं। जो टैक्स कलेक्शन हुआ था बिफोर कोरोना, पैसे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। सरकारें तनख्वाहें कहां से देंगी? केंद्र सरकार महामारी में भी कर रही है और आप ये कह रहे हैं कि हमें विरोध नहीं सहयोग करना चाहिए। अरे आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते मोदी सरकार से कि राज्य सरकार जो मांग रही है उनकी जायज मांग पूरी की जाए। वो कौन सी ऐसी नाजायज चीज मांग रही हैं? वो सिर्फ इतना सा मांग रही है जो हमारा पैसा पड़ा है वो वापस कर दो, हमें तत्काल रिलीज कर दो, हमें, हम सारा काम कर लेंगे। वो एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मांग रही। तो राज्य सरकारों को कुछ मिला नहीं अभी तक। सवाल यह है कि आरएसएस की केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के संदर्भ में क्या हिदायतें हैं? कोई हिदायत है? कोई सुझाव है? नहीं। अब लगेगा आपको मोहन भागवत जी के भाषण को देख के कि हिंदुस्तान में सिर्फ मोहन भागवत का मतलब आरएसएस और हिंदुस्तान में कोई नहीं रहता। किसे एड्रेस कर रहे हैं आप? किसे एड्रेस कर रहे हैं आप?
हिंदुस्तान की जनता को एड्रेस कर रहे हैं या हिंदुस्तान की सरकारें भी उसमें आती हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं, और केंद्र सरकार भी आती है उसमें, उसे भी कुछ कहना नहीं। जनता क्या करे? जनता योगा करे, अनुशासन का पालन करे, परिवार में अच्छे संस्कार बनाए, संस्कारी परिवार बनाए, कोरोना से लड़ देंगे। जब फार्मूला है। लोगों की नौकरी चली गई है, 12 करोड़ लोगों की। मोहन भागवत जी, सरकार ने अभी तक नहीं बताया कि लोगों को काम कैसे मिलेगा। सरकार के पास समय नहीं है सोचने का। और दूर क्यों जाना चाहते हैं? सरकार ने जितनी भी पॉलिसी, जो सो कॉल्ड पॉलिसी डिक्लेयर की है, उनका भी पता नहीं है अभी कहां गई, सब गायब है। तो एक एक करके समेट रहे हैं, जो जो आ रहा है कह रहे हैं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। भविष्य तो बहुत अंधकार में है। तो आपके पास कोई हिदायत है नहीं। और आपने आखिरी हिदायत क्या दी है? जब महामारी फैली हुई है, जब तबाही फैली हुई है, और जब दुनिया बदल चुकी है, और एक ऐसी दुनिया में हम दाखिल हो चुके हैं जो कि हमारे हाथ के बाहर है। अब आप कह रहे हैं कि अगर कुछ चीज नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? स्वदेशी घर की चीज खाओ। अरे घर में कुछ होगा तब तो खाओगे। स्वदेशी का अगर आपको मंत्र इतना ही अच्छा लगता है मोहन भागवत जी, तो आप सिर्फ एक छोटी सी बात बता दीजिए कि आरएसएस के लोग महात्मा गांधी के समय में भी तो थे। महात्मा गांधी आइकॉन थे स्वदेशी आंदोलन के। आप गांधी के आंदोलन में हिस्सा क्यों नहीं लिया? स्वदेशी का समर्थन क्यों नहीं किया? आप क्यों महात्मा गांधी का विरोध करते रहे? हर चीज का विरोध किया आपने। प्रार्थना सभाएं तक नहीं करने दी दिल्ली में। मैं फेसबुक पर लिख चुका हूं एक बार ये ना, ये आप बंद कर दीजिए। हमारे हिंदुओं में पाखंड बहुत होता है। जो सबसे ज्यादा मतलब बेहुदा आदमी होता है, जो सबसे ज्यादा अनकल्चर्ड होता है, वो सबसे ज्यादा भगवान की पूजा का पाखंड करता है। कि घर में सबसे ज्यादा गंदगी होती है, वो सब पूजा करने की, पवित्रता की बातें करता है। तो उन लोगों को तो आपकी बात अच्छी लगेगी जो पाखंडी लोग हैं, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं, जो कि बहुत हैं, बड़ी संख्या में हैं लोग जो पाखंड को नहीं मानते, जो अपनी जिंदगी यथार्थ के आईने में तय करते हैं और निर्मित करते हैं। आज हिंदुस्तान का यथार्थ स्वदेशी का यथार्थ नहीं है। आज हिंदुस्तान एक ग्लोबल पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा है। और मोहन भागवत जी, अगर आपको स्वदेशी से इतना ही प्यार है, और नरेंद्र मोदी आपके इतने ही प्यारे हैं, और ये बीजेपी की सरकार आपकी इतनी ही प्यारी है, तो आप सिर्फ एक काम करा दीजिए ना, छोटा सा। मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो आपके साथ होऊंगा। मैं आरएसएस ज्वाइन कर लूंगा, पक्का मानिए। आप भारत सरकार से कहिए कि वो विश्व व्यापार संगठन से वापस आ जाए और अपनी अब स्वतंत्र नीति बनाए और काम करे। क्षमता है, बोल के देखो। दूसरे दिन ज्वाइन कर लूंगा मैं। भारत की कोई भी सरकार आए, यहां तक कि अगर मोहन भागवत स्वयं प्रधानमंत्री बन जाएं, तब भी यह ताकत नहीं है कि वे अपने को विश्व व्यापार संगठन से अलग करने। विश्व व्यापार संगठन का मतलब समझते हैं आप? आप एक ग्लोबल पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा हैं। उसके ग्लोबल रूल्स और रेगुलेशंस हैं। और ग्लोबल पूंजीवादी व्यवस्था का हिस्सा होने का मतलब है अब आपके यहां स्वदेशी नाम की कोई चीज नहीं होगी। दुनिया की कोई भी चीज आपके यहां आएगी और आपकी कोई भी चीज दुनिया में जाएगी। यानी वस्तु, कल्चर, व्यक्ति, मजदूरी, मजदूर, पूंजीपति, सबका आबाद दुनिया में कहीं भी जाना आना। स्वदेश विदेशियों ने तो जानते हैं भूखों मर जाएंगे आपके सटोरिये दोस्त जो आरएसएस को चंदा देते हैं। अभी भी सट्टा बाजार में हिंदुस्तान के शेयर मार्केट में विदेशी कंपनियों का पैसा ज्यादा लगा हुआ है, देसी कंपनियों का कम। तो ये देसी स्वदेशी ये बातें अब एकदम अप्रासंगिक है। और ये जानते हैं वो जो
मतलब ये कॉमन सेंस के जो बटुक हैं आपके, उनके लिए अच्छी लगती हैं। इसका व्यावहारिक जिंदगी से कोई संबंध नहीं है। आप तो अच्छे आदमी हैं, आपके आरएसएस के लोग और भी अच्छे आदमी हैं। आप सिर्फ अपने जितने भी बच्चे हैं और म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल भेज दीजिए स्वदेशी के लिए। आप, ये बहुत जरूरी है। पहला ये जरूरी, लोगों को आप इसकी सुविधा दे दीजिए और उनसे कहिए कि बेटा जाओ, आरएसएस में रहना है ना, आप म्यूनिसिपैलिटी के स्कूल में भर्ती हो। स्वदेशी का उपदेश एकदम कंफ्यूज करने के लिए दिया जा रहा है बार बार, और स्वदेशी की आड़ में बाकायदा विदेशी ताकतों के हाथ में खेला जा रहा है। हमारे यहां ये ड्रामा बहुत होता रहा है, हिंदी पाखंड बहुत होता रहा है हमारे, कुछ है और करते कुछ है। ये कथनी करने का जो गैप है वो आरएसएस के लोगों में सबसे ज्यादा है। अरे स्वदेशी से इतना ही प्रेम है ना, और भारत के बाहर जो अमेरिका में जो आपका जो गिरोह काम कर रहा है, आप उसको भारत बुलाइए ना। हिंदुस्तान की धरती अभी पुकार रही है कि वो देश में आए, देश की सेवा करें, देश में व्यापार करें, यहां पर रोजगार दें लोगों को। क्या दिक्कत है? वो हाउडू मोदी करने वाली जो क्राउड है ना वहां, उसे बस देश बुला लीजिए। ये स्वदेशी का राग सिर्फ गरीबों का भू बंद करने के लिए, गरीब अपनी गरीबी को देखे और उसमें खुश रहे। गरीबी की आकांक्षाओं को कुचलने के लिए आप स्वदेशी के मंत्र का पाठ करते हैं, और आप शोषण को छिपाने के लिए पाठ करते हैं। महात्मा गांधी ने जानते स्वदेशी को विदेशी शोषण के से मुक्त होने के लिए इस्तेमाल किया था। आप विदेशी शोषण को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आपकी स्वदेशी पर इतनी ही इच्छा है और महत्वपूर्ण है वो, तो आप बहुराष्ट्रीय कंपनियों को रोकिए। क्यों नहीं रोकती आपकी सरकार? क्यों साथ में एग्रीमेंट कर रही है? क्यों धड़ाधड़ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए दरवाजे खोल रही है? रोकिए उसे। नरेंद्र मोदी को आदेश दीजिए, पूरे बीजेपी के लोगों को आदेश दीजिए कि किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ तो कोई एग्रीमेंट नहीं होगा। मैं जानता हूं आप नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं। आप ये जो लोग हैं उनको आप होम्योपैथी डोज दे रहे हैं कि बेटा ये होम्योपैथी डोज लो स्वदेशी की, मस्त रहो और राम जी की परिक्रमा देते रहो। स्वदेशी का, आरएसएस का राग बहुराष्ट्रीय पूंजीपतियों की सेवा का राग है। इसका बहुराष्ट्रीय पूंजी से, बहुराष्ट्रीय कल्चर से कोई इसको चुनौती देने की कोई इच्छा नहीं है इसकी। इसका भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत के ट्रेडिशन, इसके लगाव से कोई संबंध नहीं है इसका। अगर लोग स्वदेशी का सपना देखेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? पहले सरकार कुछ करेगी या नहीं करेगी? गरीब जनता स्वदेशी पर चली जाए, सरकार विदेशी पर रहेगी। कभी सोचा आपने? आपके सारे कार्यकर्ता मेड इन चाइना में रहते हैं, उनके हाथ में मेड इन चाइना मोबाइल होता है, मेड इन इंडिया। तो आप स्वदेशी की लड़ाई नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते। आप मुझे देखिए, जिन्होंने स्वदेशी की लड़ाई लड़ी है, जम के लड़ी है। आप नहीं लड़ सकते। स्वदेशी के लिए जरूरी है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विरोध किया जाए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ में समझौते न किए जाएं राष्ट्रीय संप्रभुता को ताक पर रखकर।
अरे आपको तो जो जो सबसे ज्यादा चंदा देता है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चरणों में लौट रहा है, मुकेश अंबानी। आपका बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रति जो प्रेम है, जिसे आप व्यक्त नहीं करते लेकिन प्रेम है। बिहारी की एक दो पंक्तियां हैं, मैं मोहन भागवत जी, अगर मेरी बात आप तक पहुंचे और आपका कोई चेला पहुंचा दे तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी। आप लोग भी सुने, ये जो होठ है ना हमारे, ये होठ के बारे में बिहारी ने दो पंक्तियां लिखी थी। होठ की ब्यूटी क्या है? लग लग कहे तो ना लगे। आप बोलिए लग लग, तो ये होठ जुड़ेंगे नहीं। लग लग कहे तो ना लगे, बिलक कहे लग जाए। ये जितना स्वदेशी का राग अपनाएंगे लोग, उतना ही विदेशी की ओर जाएंगे। मैं पहले भी ये लिखता रहा हूं, लेकिन अब मैं आपसे सामने बोल रहा हूं। ये कहते हैं कि हम वृंदावन जा रहे हैं, लेकिन ये जिस रास्ते पर जाने ही कहते हैं उस रास्ते पर कभी नहीं जाते, उल्टी दिशा में जाते हैं हमेशा। वही मोदी का हाल है, वही मोहन भागवत का हाल है, वही गडकरी का हाल है। कोई मंत्री सीधी दिशा में जा ही नहीं सकता। वो अगर वो ये कह रहा है कि वो ये काम करेगा, तो आप तय मान लीजिए वो वह काम नहीं करेगा, उल्टा करेगा कुछ। पहली चुनौती है हमारी क्या? कॉमन सेंस और उसकी भाषा से लड़ना बहुत जरूरी है। अगर कोरोना वायरस से लड़ना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों को भौतिक तौर पर खाने पीने रहने की सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। वे अपने जीवन के अस्तित्व की रक्षा के उपकरण जुटा सकें, ऐसी संभावनाएं पैदा की जाएं, क्योंकि अभी मिनिमम उपकरण उनके पास नहीं है। योगा उसका समाधान नहीं है। और देश प्रेम, गरीब का देश प्रेम कैसा होगा? गरीब अभी किससे प्रेम करेगा? रोटी से प्रेम करेगा या देश से प्रेम करेगा? अभी किस चीज की जरूरत है? अभी रोटी प्रेम की जरूरत है। रोटी नाम सत्य है। पुराने उपनिषद का एक उक्ति है, विदुर नीति छोड़ दीजिए, बात नहीं करना। जी आपने विदुर नीति नहीं पढ़ी है, आप विदुर नीति के हिसाब से काम नहीं कर रहे। आपने विदुर को कोट किया है ना, ये हिंदुओं को समझाने के लिए। विदुर नीति आपने नहीं पढ़ी है, आप विदुर नीति के बारे में कुछ नहीं जानते। और मैं साफ कह रहा हूं, ये कुछ नहीं जानते। ये जो बटुक हैं, जो बेचारे अपना दिमाग बंद करके आपके सामने आते हैं, उनके लिए विदुर नीति ठीक है। हाँ, विदुर जी के नाम पर बोला उन्होंने। विदुर नीति नहीं आपकी विदुर नीति, आपने विदुर नीति का कभी आचरण ही नहीं किया। विदुर की खूबी थी कि वह जो कहता था वह आचरण करता था। वह शांति में विश्वास करता था, तो उसने युद्ध में हिस्सा नहीं लिया। वो विचारों में बुद्धिजीवी था, तो उसने आचरण में बुद्धिजीवी का पालन किया। वह योद्धा के तौर पर हथियार लेके नहीं गया। लेकिन आरएसएस ने तो बाकायदा ये कमिट किया, लिखित में कमिट किया कि वह कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आरएसएस ने पिछले 70 साल में लगातार अपने इस कमिटमेंट का उल्लंघन किया और उसने पॉलिटिकल एक्टिविटीज की। तो विदुर नीति से तो आपका तो 3 तरह का संबंध है। आप विदुर नीति के तो पासंग में नहीं आते। महात्मा विदुर के बराबर खड़े होने के लिए कथनी और करनी की एकता बेहद जरूरी है, जो कि आपके किसी भी बटुक में नहीं है और आपके संगठन में नहीं है। इसलिए विदुर का तो आप जब इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने पढ़ा आपका भाषण, उसमें जब विदुर का उल्लेख देखा तो मेरा एकदम मुझे अच्छा नहीं लगा ये। अरे कम से कम आप इतना तो तमीज से पेश। तो मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती है कि जब आरएसएस के लोग बोलें आपसे, तो प्लीज कॉमन सेंस से निकलकर उन पर बात कीजिए। जो चीजें हमारे इर्द गिर्द घट रही हैं, उनकी जटिलताओं को सामने रखकर बात कीजिए। और ये बहुत जरूरी है।
बहुत जरूरी है। और अभी का जो सबसे बड़ा सत्य है वो क्या है? उपनिषद का अंतिम वाक्य, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न ही ब्रह्म है, अन्न की जरूरत है इस देश को। अभी करोड़ों लोग भूखे हैं, अभी उन्हें योग की नहीं रोटी की जरूरत है। उन्हें साफ पीने के पानी की जरूरत है, पानी नहीं है उनके पास। कॉमन सेंस की बातों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। साधारण आदमी रोटी खोज रहा है, योगा आसन नहीं खोज रहा है। फिलहाल इतना ही रखें। एक 5 मिनट के बाद में हम एक खास तौर पर एक 10 मिनट की बातचीत करेंगे। थैंक यू।